ये लगा दूंगा ये ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तरुण शर्मा, मेरा नाम तरुण शर्मा है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, जो मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको वो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी, नहीं होगा? सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की बात करो, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग सेक्टर की बात करो। क्योंकि देखो फंडामेंटल्स जो होते हैं ना, वो फंडामेंटल्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे तो सब जगह पर यूज होते हैं। जैसे ही आपका बेसिक्स वाला जो पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये लैंग्वेज क्या होती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये लैंग्वेज होती क्या है, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये लैंग्वेज क्या होती है। तो भाई आपका आंसर होगा कि लैंग्वेज एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? यानी कि ये तो अपने आप में क्या हुआ, ये तो अपने आप में मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन हुआ, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हम लोग सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं। अब एक्सप्रेस क्या क्या चीजें करते हो, मुझे पता है थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? हम अपनी फीलिंग्स लोगों से शेयर करते हैं, हम आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और रहा है यहाँ पर एक और इमोशंस। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी थॉट्स, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है? और यही तो काम होता है लैंग्वेज का, ठीक है? लैंग्वेज बनाई इसलिए जाती है। अब लैंग्वेज अपने आप में एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, आइडिया, इमोशंस, ठीक है? इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो इंग्लिश तो अपने आप में क्या होती है, इंग्लिश अपने आप में होती क्या, इंग्लिश अपने आप में होती है भाई लैंग्वेज, इंग्लिश अपने आप में होती है लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज कैसे बनती है भाई, लैंग्वेज आपका आंसर होना चाहिए भाई साउंड के थ्रू, ठीक है? साउंड, जिस साउंड की बात कर रहे हैं वो साउंड किस चीज का, वो साउंड 26 लेटर्स का होता है, वो साउंड 26 लेटर्स का होता है। और इन 26 लेटर्स को हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्फाबेट। इन 26 लेटर्स को अगर हमें एक साथ बोलना हो कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक ये सारे जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं वर्णमाला बोला जाता है, ठीक है? अब ये जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स को दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होते हैं वॉयल्स और दूसरा होता है अपना कॉन्सोनेंट्स। और सुनता है अपने पास में ए, ई, आई, ओ और यू लिखा हुआ है। बाकी बचे 26 में से 5 माइनस कर दोगे तो 21 बचेगा। बी, सी, डी, ये सभी हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कैसे बनती है? साउंड के थ्रू। ये साउंड किस चीज का? इन 26 लेटर्स का, ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक, इन 26 लेटर्स का ही जो साउंड होता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ए से लेकर जेड तक आप क्या बोलोगे उसे? ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं, इन्हीं को वर्णमाला कहते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं। इस अल्फाबेट को यानी कि दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? जो मैंने लैंग्वेज लिखी है, अब इस लैंग्वेज के बाद में हम लोग देखते हैं भाई वर्ड को, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं अगर तो
आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा वर्ड सही है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ ये वाला वर्ड सही है, ये वाला वर्ड तो अपने आप में गलत है। लेटर्स का अरेंजमेंट सही तो वर्ड सही, लेटर्स का अरेंजमेंट गलत तो क्या गलत, वर्ड गलत। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के सही और सटीक अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो आगे की चीजों को, आगे की चीजें बड़ी आसानी से समझ में आती चली जाएंगी हम लोगों को। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जैसे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। I am trying I have been trying to learn alphabet English। ठीक है, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें आप लोगों को बताना है कि यहाँ अल्फाबेट आएगा या अल्फाबेट्स आएगा। तो बड़ा आसान ऐसे करना, ध्यान से देखो, आई एम ट्राइंग टू लर्न अल्फाबेट या अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। एक ही भाषा लिखिए, तो एक ही भाषा की जो वर्णमाला है उसको बताने के लिए मुझे अल्फाबेट टिक करना है, अल्फाबेट्स नहीं करना। तो एक भाषा के बारे में यदि मैं बात करूंगा तो अल्फाबेट को टिक करोगे, लेकिन अलग अलग भाषाओं की वर्णमालाओं के बारे में मैं बात करूंगा तो अल्फाबेट्स को टिक करोगे। यानी कि भाषा एक लिखी हुई थी इसलिए अल्फाबेट पर टिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न अल्फाबेट या अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। इस बार एक भाषा नहीं है, एक भाषा से ज्यादा भाषाएं यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर अल्फाबेट्स होगा ना कि अल्फाबेट होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक चीजें आनी ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं कि सबसे पहले भाई इंग्लिश में लेटर बना, इसके बाद में लेटर के बाद यदि मैं बात करूं तो भाई इसके बाद में वर्ड बने, लेटर से मिलकर वर्ड बने, वर्ड से मिलकर फ्रेज बना, फ्रेज से मिलकर क्लॉज बना, क्लॉज से मिलकर सेंटेंस बने, लेटर से मिलकर वर्ड बना, वर्ड से मिलकर फ्रेज बना, फ्रेज से मिलकर क्लॉज बना, क्लॉज से मिलकर क्या बना, सेंटेंस बना। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर मुझे पता है यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो इकाई होती है, किसी भी भाषा की या किसी भी लैंग्वेज की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो होता है वही लेटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद में वन बाय वन में आप लोगों को चीजों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो मेन डेफिनेशन होती है, सेंटेंस को समझ लेते हैं हम लोग, बाकी ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दें बताऊँ। अब देखो सबसे पहले क्या देखो, सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस क्या होता है। अगर मैं सेंटेंस के बारे में बात करूं तो सेंटेंस होता है भाई मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का, शब्दों का सही और सटीक अरेंजमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस। लेकिन ये डेफिनेशन अभी अधूरी है, ये पूरी नहीं है। अगर इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जैसे कि यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्लीट मीनिंग, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यदि आपने अरेंजमेंट भी शब्दों का सही कर दिया है तो फिर गलती क्या है, फिर तो उसे यहीं पर सेंटेंस बोल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर
ये टिल्ड अपने आप में वर्ब हो गया, ये माइसेल्फ अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस सही नहीं होगा, सेंटेंस तो गलत हो चुका है। इसलिए गलत हो चुका है कि हमने अरेंजमेंट तो देख लिया शब्दों का, लेकिन दूसरी चीज हम लोग भूल गए, कंप्लीट मीनिंग। ये भी तो आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा आई किल्ड माइसेल्फ, मैंने खुद को मार दिया, मैंने खुद को मार दिया, चलो भाई ठीक है, मैंने खुद को मार दिया। जब मैंने खुद को मार दिया, अपने आप को मार डाला, तो बताओ ये सेंटेंस फिर बोलेगा कौन? ये सेंटेंस बोलेगा कौन? मैंने तो अपने आप को मार दिया है, भाई मेरी आत्मा तो निकल कर बोलेगी नहीं कि भाई मैंने खुद को मार दिया, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि मुझे अरेंजमेंट के साथ साथ मीनिंग भी चाहिए होता है, आया समझ में? इसलिए सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस जो होगा ना उसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, मेन वर्ब, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं और ध्यान से देखूं तो मुझे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो होना ही चाहिए किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? वर्ब। सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है यहाँ पर? ये होती है वर्ब। ये सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन होती है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। चलो, इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो, तो मैं आगे की चीजों को बताता हूँ। ये बेसिक चीज है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आता, कारण ये होता है कि बेसिक्स ही नहीं आते। आप सीधे अगर स्पॉटिंग एरर पे पहुंचोगे, एरर सीधे सीधे लगाने की कोशिश करोगे, तो ये तो कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बेसिक कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट हो, बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट बेसिक्स हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा एग्जाम में नहीं निकलेगा, कोशिश करते रहो कितनी भी अपन, ठीक है। ये बेसिक चीजें आना जरूरी है। अच्छा, सेंटेंस मैंने आपको बताया, अब सेंटेंस को थोड़ा सा और हम लोग ब्रॉड वे में देखते हैं। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी इसी पर टिकी हुई है हमारी, इसलिए इसे डिटेल में पढ़ो। सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट होता है भाई, इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा भाई मेन वर्ब, और इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट है। कोई भी दुनिया का आप सेंटेंस पढ़ते हो, वो सेंटेंस किसी ना किसी चीज के बारे में तो बता रहा होता है, वो सेंटेंस किसी ना किसी चीज के बारे में तो लिखा गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं मोहन प्लस इज प्लस प्लेइंग प्लस, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मोहन जो भी लिखा है मैंने यहाँ पर, ये जो भी मैंने मोहन लिखा हुआ है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब जो लिखी हुई है वो इज हो गई। अगर मैं मेन वर्ब के बारे में बात करूँ तो मेन वर्ब ये हो गया, अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। सब कुछ चीजें मिल रही है मुझे। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस जिसके बारे में भी बात करोगे आप, जिसके बारे में भी सेंटेंस लिखा गया है, वो होता है आपका हमेशा सब्जेक्ट। जिसके बारे में भी आपने सेंटेंस लिखा है वो तो होता है आपका सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के बारे में आप जो भी
अब एक बात बताओ जरा मुझे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका कुछ गड़बड़ तो है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि गड़बड़ सर ये है कि मेन वर्ब तो आपने लिख दिया लेकिन साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब की मुझे जरूरत पड़ क्यों रही है इस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, इस आईएनजी के साथ में मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ क्यों रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं टाइम नहीं बता पा रहा हूँ सेंटेंस को पढ़कर। यानी कि मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, इतना मुझे पता है कि गाना गा रहा है सामने वाला, ये नहीं पता कि अभी गा रहा है या पास्ट में गा रहा था या फ्यूचर में गाएगा। ये पता चलेगा मुझे जब मैं इस लिख दूंगा, अगर मैं इस लिखूंगा तो प्रेजेंट में गाएगा, वॉज लिख दूंगा तो पास्ट में गाएगा, विल बी लिख दूंगा तो फ्यूचर में गाना गाएगा। आ रहा है समझ में? यानी कि ये सारी की सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? यानी कि ये हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सीधी सी बात है भाई मोहन हो गया सब्जेक्ट, इज प्लेइंग ये आपके पास हो गया, इज जो होगा ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग जो होगा ये होगा मेन वर्ब, क्रिकेट जो भी लिखा है ये अपने आप में हो गया ऑब्जेक्ट। ये इस जो लिखा है ना इससे मुझे पता चल रहा है कि मोहन एट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में वो गाना गा रहा है। यदि मैं वॉज लिख दूंगा इसकी जगह तो पास्ट में गाना गाएगा, विल भी लिख दूंगा तो फ्यूचर में, यानी कि ये तो इससे तो मुझे टाइम पता चल रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं टाइम बताने के काम में आता है। मेन वर्ब जो लिखा है ये मेन वर्ब भी एक्शन रिप्रेजेंट करता है। कोई भी दुनिया का आप सेंटेंस पढ़ लो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लो, चाहे जो भी चीज मैगजीन पढ़ना है मैगजीन पढ़ लो, आप वहां पर देखना मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब को देखकर पता चल जाएगा एक्शन किस चीज का हो रहा है। अगर मैं ये बोलूं मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आप बोलोगे, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक्शन किस चीज का हो रहा है, आप बोलोगे सर प्लेइंग लिखा है आपने, प्लेइंग बोला है, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, खेलने का एक्शन होता है। अगर मैं बोलूं अमन हैज ब्रोकन द चेयर, अमन हैज ब्रोकन द चेयर, तो ब्रोकन हो गया मेन वर्ब यानी कि एक्शन हो रहा है तोड़ने का, तो आपने वो यूज कर लिया। अगर मैं लिखूं राहुल इज राइटिंग अ लेटर, राहुल इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें एक्शन किसका हो रहा है? राइटिंग का एक्शन हो रहा है इसमें। रोहन इज रनिंग इन द गार्डन, इसमें एक्शन रनिंग का हो रहा है। आ रहा है समझ में? आई थ्रो दिस मार्कर ऑन द बॉल, आई थ्रो दिस मार्कर ऑन द बॉल, इसका मतलब इसमें एक्शन किसका हुआ? थ्रो, फेंकने का एक्शन हुआ। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेन वर्ब से, ठीक है? अच्छा, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। चलो अगर मैं और एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पर, ये जो मेन वर्ब होती है इसका काम होता है एक्शन रिप्रेजेंट करना, एक्शन बताने का काम करना है। मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही हम लोग रिसीवर के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट को ही हम किस नाम से जानते हैं? रिसीवर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एक्शन होता है उस एक्शन को रिसीव कौन करेगा? उस एक्शन को रिसीव करने वाले को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो एक्शन को जो रिसीव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं राम प्लेस स्नूकर, मुझे पता है राम जो भी है अपने आप में सब्जेक्ट है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है। फिर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? प्लेस, ये अपने आप में वर्ब हो गया। स्नूकर जो भी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग इसे ऑब्जेक्ट क्योंकि प्ले वर्ब मुझे पता है सेंटेंस में यही तो अपना मेन वर्ब है, और अभी एक पता है कि मेन वर्ब होता है एक्शन रिप्रेजेंट करने वाला, एक्शन रिप्रेजेंट तो मेन वर्ब ही करता है। यहाँ काम हो रहा है खेलने का, खेल कौन रहा है? राम खेल रहा है, ठीक है? क्या खेल रहा है वो? स्नूकर खेल रहा है, ठीक है? स्नूकर एक गेम होता है, आपने देखा होगा, यानी कि ग्रीन कलर की टेबल होती है, उसे स्टिक से उसके ऊपर जो बॉल होती है उसे स्टिक से हम लोग हिट करते हैं, जिसे पूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है? बिलियर्ड्स भी बोलते हैं उसे